गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने सेल डिवीजन को देखा था और इसमें लास्ट हमने सेल डिवीजन में देखा था मियोसिस को, और मियोसिस के क्या यूजेस होते हैं, क्या महत्व होते हैं, कैसे क्या सिग्निफिकेंस है मियोसिस का। नेक्स्ट चलते हैं हम डीएनए की तरफ। डीएनए और आरएनए, यहाँ जो डीएनए और आरएनए हैं, ये डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल हैं या नहीं, जेनेटिक पदार्थ हैं या नहीं। तो इस चीज को जो विभिन्न वैज्ञानिक थे उन्होंने सिद्ध किया था, क्योंकि अगर ये जेनेटिक मटेरियल हैं तो क्यों है, क्या कारण है ये जेनेटिक मटेरियल होने का। तो इस चीज के लिए इन विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने पक्ष रखे थे। तो उससे पहले चलते हैं हम ये पीछे देखेंगे, इन्हीं को क्यों देख रहे हैं हम जेनेटिक मटेरियल के रूप में। बात करते हैं हम डीएनए की। तो जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स, ये डीएनए जो हम क्रोमोसोम पढ़ते हैं, और क्रोमोसोम में पढ़ते हैं कि ये क्या करते हैं, सूचनाओं का वाहन, सूचनाओं के वाहक होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं हम लोग, खूब अच्छे से पढ़ा है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो मदर सेल से डॉटर सेल तक, मदर और फादर सेल की जो भी सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको ले जाने का कार्य करते हैं। अब जब ये कार्य कर रहे हैं तो क्रोमोसोम किसके बने हैं, तो क्रोमोसोम डीएनए के ही तो बने हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन के। तो यहाँ पर जो डीएनए है प्लस जो हिस्टोन है, इन दोनों के अगर क्रोमोसोम बने हैं तो क्रोमोसोम की छोटी यूनिट क्या हुई, डीएनए और हिस्टोन। अब यहाँ पर हिस्टोन आनुवांशिक रूप से है या डीएनए आनुवांशिक रूप से है, क्योंकि जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं, जो जेनेटिक पदार्थ हैं, इन जेनेटिक पदार्थों की कुछ खासियत होती है, कुछ यहाँ पर इनकी खास बात होती है। क्या, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। और जब पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो ये क्या ले जाते हैं, सूचनाओं को। तो यहां ये आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर जाते हैं। आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं को लेके जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, और गमन करते वक्त क्या लेके जाते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर के जाते हैं। दूसरा, अगर इनके मध्य इनमें हम म्यूटेशन कराएं या रिकॉम्बिनेशन कराएं, तो इन दोनों ही घटनाओं के बाद इनमें परिवर्तन होता है, जेनेटिक पदार्थ में परिवर्तन होता है। यहाँ म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के बाद में इनके अंदर परिवर्तन होता है, और यहाँ इन पर रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। यहाँ इनमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। तो ये जेनेटिक मटेरियल जिसके बारे में बात कर रहे थे वो क्या होता है, डीएनए। तो इस डीएनए के अंदर ये कैपेसिटी होती है। अब इस डीएनए को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दो वैज्ञानिक के नाम आते हैं, एक तो हर्शे और चैच का नाम आता है और एक ग्रिफिथ का नाम आता है। इन दोनों ने ही एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को प्रूफ किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। तो देखते हैं कैसे पाया जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप से तो हमने दो पढ़े हैं, एक डीएनए पढ़ा है और एक आरएनए पढ़ा है। दोनों को ही पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में।
डीएनए डीऑक्सीराइबोज। तो जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में, कुछ एनिमल सेल में यहां जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए उपस्थित होता है। प्लांट सेल में और कुछ एनिमल सेल में जेनेटिक मटेरियल के रूप में यहां पर आरएनए प्रेजेंट होता है। तो यहां यूकैरियोटिक में ये जो आरएनए होता है वो कैसा होता है? नॉन जेनेटिक। आरएनए कैसा होता है? नॉन जेनेटिक। लेकिन प्लांट सेल में और कुछ एनिमल सेल में ये कैसा होता है? जेनेटिक। अब देखते हैं हम प्रयोग को, 1 बाय 1 प्रयोग देखते हैं। यहां जो पहला प्रयोग किया था वो पहला प्रयोग किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने यहां पर एक निमोनिया कारक, जिससे निमोनिया हो रहा था, निमोनिया कारक और निमोनिया कारक भी कौन सा था? यहां पर जो निमोनिया कारक के रूप में लिया था वो निमोनिया कारक के रूप में यहां पर लिया था डिप्लोकोकस निमोनी को। तो यहां पर जो निमोनिया कारक के रूप में यूज लिया था वो निमोनिया कारक के रूप में यूज लिया था डिप्लोकोकस निमोनी को। डिप्लोकोकस निमोनी को। ये डिप्लोकोकस निमोनी मनुष्य में, ह्यूमन में भी और चूहे में भी, दोनों में क्या करता है? निमोनिया फैलाता है। दोनों में ही, ह्यूमन में भी निमोनिया फैलाता है और चूहे में भी निमोनिया फैलाता है। और इसकी 2 प्रभेद पाई जाती हैं। इसकी 2 प्रभेद होती हैं। एक प्रभेद उग्र होती है और दूसरी प्रभेद अउग्र होती है। तो यहां जो इसकी एक उग्र प्रभेद होती है, उग्र प्रभेद होती है, और दूसरी कैसी होती है? अउग्र या अनुग्र प्रभेद। यहां जो उग्र प्रभेद पाई जाती है, इस उग्र प्रभेद पर कैप्सूल पाया जाता है, संपुट होता है, कैप्सूल उपस्थित होता है। और यहां पर कैप्सूल क्या होता है? अनुपस्थित। अनुउग्र प्रभेद में कैप्सूल अनुपस्थित होता है। और जो उग्र प्रभेद होती है, इसकी जो बाह्य सतह होती है वो कैसी होती है? एस, इसको हम S3 के रूप में लेते हैं। एस किसका को बता रहा है? सतह को, स्मूथ सतह होती है। और जो अनुउग्र प्रभेद है, इस अनुउग्र प्रभेद को की जो सतह होती है वो कैसी होती है? रफ। तो यहाँ हम उग्र प्रभेद को S3 के रूप में शो करते हैं और अनुग्र प्रभेद को R2 के रूप में शो करते हैं। अब यहाँ उग्र प्रभेद पर जो कैप्सूल उपस्थित है, ये कैप्सूल ही क्या होता है? संक्रामक होता है।
यही संक्रामक होता है। अगर हम S थर्ड को और R सेकंड को दोनों को लें तो R सेकंड S थर्ड में परिवर्तित हो सकती है। R सेकंड जो है वो S थर्ड में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन S थर्ड R सेकंड में कभी परिवर्तित नहीं होगी। इसका मतलब जो डिप्लोकोकस निमोनिया की जो अनुग्र प्रभेद है, ये अनुग्र प्रभेद ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये उग्र प्रभेद में बदल जाए, लेकिन जो उग्र प्रभेद है वो कभी भी अनुग्र नहीं होगी, हमेशा कैसी रहेगी, उग्र ही रहेगी। तो इसके लिए यहाँ ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था और प्रयोग के लिए यहाँ चूहों को काम में लिया था। तो यहाँ पर जबरदस्ती ग्रिफिथ जी ने बेचारे चूहों में निमोनिया करा दिया। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो उग्र प्रभेद थी एस थर्ड को लिया, इसका संवर्धन कराया, संवर्धन करा करके इसको इंजेक्शन में लिया, इंजेक्शन में भरा और इंजेक्शन में भरकर क्या किया इन्होंने, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, चूहे में डाला और चूहों का क्या हो गया, राम नाम सत्य। यहां पर चूहों की क्या हो गई, डेथ, चूहे मर गए। चूहे की डेथ हो जाती है। सेकंड इन्होंने R सेकंड का संवर्धन कराया, इंजेक्शन में डाला, इंजेक्शन में भर के इन्होंने चूहे में डाल दिया, तो चूहे कैसे थे, जीवित, चूहे जीवित थे। फिर इन्होंने क्या किया कि S थर्ड को लिया और S थर्ड को लेकर के इन्होंने 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया, हीट किया, डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। संवर्धन हुए जो इनके पास थे उनको लिया और लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। हीट करने के बाद में इंजेक्शन में लिया, चूहे में इंजेक्ट किया, तो चूहे कैसे थे, जीवित। 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके जब S थर्ड को इन्होंने चूहे में डाला तो चूहे उस वक्त जीवित रहे, 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करने के बाद में। फिर इन्होंने क्या किया कि जो R सेकंड थे, इन R सेकंड को इन्हीं चूहों में इंजेक्ट कर दिया, इनमें जिनके अंदर S थर्ड डाला था, R सेकंड को S थर्ड डाले हुए चूहों में जो S थर्ड में डाले हुए चूहे थे, इन्हीं चूहों में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। S थर्ड यहाँ पहले से प्रेजेंट था और R सेकंड पहुंच गया, तो यहां पर क्या हुआ, चूहे मर गए, चूहे डेड। तो इस आधार पर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और निष्कर्ष क्या निकाला कि यहां पर जब R सेकंड को उन चूहों में डालते हैं जिनके अंदर हम हीट किए हुए S थर्ड को डाल चुके थे, यहाँ पर जो हीट किए हुए S थर्ड थे इनको जब डाल चुके थे, तो यहाँ पर क्या होता है कि S थर्ड में से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं या फिर कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है और ये पदार्थ, कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है जो R सेकंड में प्रवेश कर जाता है,
R सेकंड कैसा है, ये जीवित था, हीट नहीं किया था हमने, तो या फिर कहें कि सक्रिय था, इसको R सेकंड को सक्रिय कहना सही होगा, ये सक्रिय था। तो यहाँ R सेकंड में प्रवेश कर जाता है। जब ये R सेकंड में प्रवेश करता है तो R सेकंड में प्रवेश के बाद में ये किस में बदल जाता है, S थर्ड में। जो अनुग्र प्रभेद थी वो किस में बदल गई, उग्र प्रभेद में बदल जाती है। तो ये उस पदार्थ की वजह से होता है जो S थर्ड में उपस्थित था। जो पदार्थ S थर्ड में उपस्थित था वो S थर्ड से निकल के कहाँ, R सेकंड में पहुंच गया, अनुग्र प्रभेद में पहुंच गया, और इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, उग्र प्रभेद में। तो जो पदार्थ निकला था वही पदार्थ क्या होता है, वो DNA होता है। इन्होंने इस आधार पर यही बताया कि वो ही पदार्थ DNA है, और यही DNA क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए, और अधिक प्रूफ करने के लिए यहाँ 3 साइंटिस्ट और आए। तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट और आए थे, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। तो यहां पर ये तीनों साइंटिस्टों ने वापस से एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, प्रोटीन, RNA और DNA। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है प्रोटीएज। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम प्रोटीएज। RNA को पचाने वाला एंजाइम RNase। DNA को पचाने वाला एंजाइम DNase। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों एंजाइमों को डाल दिया। यहां जो ये प्रभेद उन्होंने निकाली थी, तो इन दोनों एंजाइमों को बैक्टीरिया के साथ में डाल दिया। यहां पर प्रोटीन को पचाने के लिए यहां प्रोटीएज है, और RNA को पचाने के लिए यहां RNase है। अब इस बैक्टीरिया में जो प्रोटीन पार्ट था और जो RNA था, दोनों क्या हो जाएंगे, पच जाएंगे, या फिर कहें कि डिसॉल्व हो जाते हैं। यहां प्रोटीन पार्ट भी पच गया और RNA पार्ट भी पच गया, दोनों क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। बचा क्या, DNA। जब इन्होंने DNA बचा हुआ था, केवल इसी से यहां पर S थर्ड और R सेकंड में देखा, दोनों में, तो इन्होंने देखा कि जब प्रोटीन और RNA नहीं है, केवल क्या उपस्थित है, DNA, तो यहां ये R सेकंड S थर्ड में परिवर्तित हो जाता है। ये जो R सेकंड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, S थर्ड में परिवर्तित हो जाता है। फिर इन्होंने क्या किया कि इनको रखा और DNA को पचा दिया। इसको क्या कर दिया, DNA को यूज किया और DNA को यहाँ पर डिजोल्व कर दिया, गला दिया। तो उसके बाद में देखा इन्होंने कि जो S थर्ड है वो R सेकंड में परिवर्तित नहीं होता, सॉरी, R सेकंड है वो S थर्ड में परिवर्तित नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि जो DNA है, प्रोटीन और RNA, यहां पर कोई भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में नहीं होते, केवल जो यहां पर DNA है, ये DNA ही यहां पर आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। तो इस प्रयोग से इन्होंने इस चीज को यहां पर सिद्ध कर दिया। इसके बाद में
और अधिक इस चीज को सिद्ध करने के लिए हर्शे और चेज ने प्रयोग किए थे, और हर्शे और चेज ने अपने प्रयोगों में रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं हम हर्शे और चेज का प्रयोग। हर्शे और चेज का प्रयोग। हर्शे और चेज ने अपने प्रयोगों में यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी को यूज में लिया, रेडियो एक्टिव पदार्थों को काम में लिया। तो इन्होंने यहाँ प्रयोग में रेडियो एक्टिव पदार्थ यूज लिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रयोग किए। और यहां पर प्रयोग के लिए किसे लिया? यहां पर प्रयोग के लिए लिया T2 को। T2 क्या है? बैक्टीरियोफेज, वायरस है, और ये ऐसा बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरियाओं को संक्रमित करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं इन बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है इन बैक्टीरियाओं की सतह पर जाकर के चिपक जाता है अपनी टेल के जरिए और इनकी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके इनकी कोशिकाओं में जाकर के गुणन करता है, इनकी कोशिका पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, वहां गुणन करके अपनी पीढ़ियों को बनाता है, अपनी जनरेशन को वहां पर रेडी करता है, और जब रेडी हो जाती हैं तो बैक्टीरिया सेल को तोड़ करके ये बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जो T2 बैक्टीरियोफेज होता है, इस T2 बैक्टीरियोफेज में की जो संरचना होती है वो संरचना बनी होती है प्रोटीन प्लस डीएनए से। यहाँ इसकी संरचना प्रोटीन और डीएनए से बनी हुई होती है। अब इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए थे, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए थे P32 और S35 को, फास्फोरस और सल्फर दोनों ही कैसे थे ये? यहाँ इन्होंने रेडियो एक्टिव लिए, फास्फोरस को भी रेडियो एक्टिव लिया और यहाँ पर सल्फर को भी इन्होंने रेडियो एक्टिव ले लिया। अब क्या होता है कि जब ये T2 जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज है सॉरी, तो यहाँ पर जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन में क्या उपस्थित है? सल्फर, प्रोटीन में सल्फर उपस्थित है। तो यहाँ इस प्रोटीन में तो ये सल्फर ऐड हो जाएगी, और डीएनए में फास्फोरस उपस्थित होता है, तो डीएनए में यहाँ P32 ऐड हो जाएगा। क्यों, कब हो जाएगा? इन्होंने इस फेज को लिया, फेज को लेकर के ऐसे माध्यम में डाल दिया जो कैसा था? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव माध्यम में डाल दिया। इस फेज को लेकर के इस रेडियो एक्टिव माध्यम में डाल दिया जिसमें P32 और S35 दोनों उपस्थित थे। अब जब इसको रेडियो एक्टिव माध्यम में डाला तो यहां पर प्रोटीन के अंदर संवर्धन होगा, तो प्रोटीन के अंदर क्या चला जाएगा? S35, और डीएनए के अंदर क्या चला जाएगा? P32। तो स्टूडेंट्स यहां पर जब P35 और P32 सॉरी S35 और P32 यहां फेज के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो जब हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के बाद में यहां किसी भी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां रेडियो ऑटोग्राफी करेंगे यहां पर, तो ये जो होते हैं ये अंकित हो जाएंगे, जिस जिस जगह पर उपस्थित होंगे
उन्होंने लेवलित हैं ये पहले से ही, तो ये वहां पर शो हो जाते हैं, दिख जाते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि अंदर जाने वाले पदार्थ डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पर हमने दो ही चीज होती है यहाँ पर, प्रोटीन और डीएनए। तो जब यहाँ इसको लेकर के इन्होंने किस में डाल दिया, इस प्रकार के बैक्टीरियोफेज को लिया, अब ये फेज कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव फेज है। जब भी इसकी प्रतिकृति बनेगी, इसकी प्रतिकृति बनेगी, तो उन प्रतिकृति में भी P32 और S35 दोनों उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, दोनों उपस्थित होंगे या नहीं होंगे। बैक्टीरिया के अंदर जब प्रतिकृति बनेगी तो इस चीज को बताया था इन्होंने कि P32 उपस्थित है या S35 उपस्थित है। तो वो देखते हैं आगे कि इन्होंने क्या प्रयोग किया। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे आगे का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक